मित्रों नमस्कार। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। हम लोग अब तक केशवानंद भारती केस में जिसको फंडामेंटल राइट्स केस भी कहा जाता है और जिसने संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया, कौन कौन से डॉक्ट्रिन उसमें शामिल किए गए उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने चर्चा किया है कि जो सेकुलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारे देश का है, जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन फॉर्म है और जो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इस पे हमने 4 चीज़ों पर भी चर्चा की है। और आज हम चर्चा करेंगे जो 5वां बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता। मित्रों, जब मैंने सेकुलरिज्म पर चर्चा की थी तो जो कमेंट्स आए थे उसमें से कुछ मित्रों ने कहा, एक सज्जन ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं आना चाहिए, पंथ निरपेक्षता होनी चाहिए। वैसे मैंने उनको बताया है और आपको बता दूं कि जो हिंदी ट्रांसलेशन है संविधान का, उसमें सेकुलरिज्म शब्द को पंथ निरपेक्षता कहा गया है, किंतु हम बोलचाल की भाषा में उसे धर्मनिरपेक्षता इसलिए कहते हैं क्योंकि पंथ बहुत सीमित शब्दों में हमें पता चलता है, क्योंकि हर धर्म में कई पंथ होते हैं, लेकिन धर्म से लोग समझ जाते हैं चीज़ों को, इसलिए हम उसे धर्मनिरपेक्षता ही कहते हैं और तमाम लोग उसको धर्मनिरपेक्षता ही समझते हैं। लेकिन उस पर कुछ 2 लोगों के ऐसे कमेंट आया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक सज्जन ने कहा कि केशवानंद भारती केस में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना गया था, और दूसरे सज्जन ने उनकी तायीद करते हुए लिखा कि मसूरी एकेडमी में आईपीएस के ट्रेनिंग में ये बात पढ़ाई जाती है, केशवानंद भारती केस में ऐसा नहीं कहा गया था। मैंने उन्हें सलाह दी कि आप केशवानंद भारती को पढ़ें, क्योंकि यदि आपको सेकुलरिज्म शब्द से आपत्ति है, और मुझे पता है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को जो इस देश को सेकुलर देश नहीं रहने देना चाहते, चाहे मानसिक रूप से, क्योंकि ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मानसिक रूप से वो उसको निगेट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। उन्हें शब्द खराब लगता है क्योंकि वो किसी धर्म विषय से बंधे हैं और वे चाहते हैं कि उसी खास धर्म के आधार पर इस देश का शासन चले। तो मैंने कहा कि आप केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ लें, इंटरनेट पे उपलब्ध है और संविधान की किसी भी किताब में उपलब्ध है। एक सज्जन ने कहा कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स यानी संशोधन संविधान में जो पहले की सरकारें थी उन्होंने किया था, और अब क्यों कहा जा रहा है कि संविधान में बदलाव नहीं हो सकता। तो मित्रों, संशोधन और बदलाव इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। केशवानंद भारती केस ने जो संविधान संशोधन की संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं पार्लियामेंट को, अनुच्छेद 368 के तहत उसकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया। उसमें अमेंडमेंट किए गए थे 24, 25 और 29, उसको चुनौती दी गई थी, और उस चुनौती के दौरान ये बात आई कि संविधान संशोधन का एक्सटेंट क्या हो सकता है, और ये बात कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील कर देना नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि हम पूरे संविधान को खत्म करके एक नया संविधान अपने मन मर्जी का ला दे, उसके लिए अलग प्रक्रिया पालन करनी पड़ेगी। वो प्रक्रिया इस संविधान में वर्णित नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग से गठित करें और उसके लिए इलेक्शन कराएं, लोगों को बुलाएं, उसको डिबेट करें, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस संविधान में व्यवस्था नहीं है, और ये कहा गया कि जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्तियां हैं, वे उन शक्तियों की सीमा यह है कि आप संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि संशोधन करना कई बार जरूरी होता है, परंतु आप जो बुनियादी ढांचा है उस बुनियादी ढांचे को खत्म नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते। और याद दिलाया गया कि यह बुनियादी ढांचे का पूरा सिद्धांत जो अनुच्छेद 13 है उससे निकलता है। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है, मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर उसको जो भी कानून बनाना हो, वह कानून ऐसा बनना चाहिए कि संविधान और विशेषकर जो हमारा पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, उसे एब्रोगेट करते हुए
उसको ख़त्म करते हुए, उसमें इस तरह का कुछ करते हुए कि हमें फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने में स्टेट का इंटरवेंशन होने लग जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा इंटरवेंशन है उसमें दिया हुआ है कि आप जो है सब कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट वो भी चुनौती दी जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। तो कोर्ट ने इसमें कहा, इस मामले में कहा कि जब अनुच्छेद 13 में दिया हुआ है कि एक इनहेरेंट लिमिटेशन आपके ऊपर है, तो आप संशोधन के नाम पर उसे खत्म नहीं कर सकते। और 42वें संविधान संशोधन में सेकुलरिज्म तक अच्छी चीज जोड़ी गई थी, जो पहले से केशवानंद भारती केस में ये बात कहा गया, तो वो बुनियादी ढांचे का एक बेसिक एलिमेंट है। उसके अलावा भी कुछ प्रतिगामी चीजें जोड़ी गई। अनुच्छेद 368 में क्लॉज 4 और 5 जोड़ा गया और उसमें कह दिया गया कि इसके तहत जो भी संशोधन किया जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में जब इस पर सुनवाई हुई, और आपको इस बात की जानकारी मैं बाद में देता, लेकिन चूंकि टिप्पणियां आ गई इसलिए मैं जानकारी दे देना चाहता हूं, उसमें कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। कहा कि आप इस तरह से जो इनहेरेंट लिमिटेशन केशवानंद भारती केस ने तय किया था, आप संविधान में संशोधन करके संशोधन की शक्ति को ऐसा नहीं बढ़ा सकते कि वह बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दे। इसलिए 42वें संविधान संशोधन का जो क्लॉज 4 और 5 है उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो संविधान के संशोधन की शक्ति बरकरार है, लेकिन केशवानंद भारती केस के आने के बाद उस संशोधन के ऊपर एक लिमिटेशन है और आप उस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान को एब्रोगेट नहीं कर सकते, रिपील नहीं कर सकते। यानी जिसको शक्ति है संशोधन करने की, वह रिपील नहीं कर सकता। और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में निर्णित हुआ था और वामन राव का केस निर्णित हुआ था 1981 में। उसने कहा कि केशवानंद भारती केस के पहले जो भी संशोधन हो गए हैं, भले ही उसमें कुछ बुनियादी ढांचों का उल्लंघन हुआ हो, अब उसको नए सिरे से नहीं खोला जा सकता। यानी नए सिरे से नहीं कहा जा सकता कि आपने बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि कौन से संशोधन ऐसे हैं जिसमें बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। और केशवानंद भारती केस 13 जजों की पीठ ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उसने तय किया था और 7 लोगों ने जो बात कही थी मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, और बाकी लोगों ने भी अपना अपना कुछ जोड़ा है, जो मैं बाद में अगले सीरीज के अगले कार्यक्रम में उसको रखूँगा। जस्टिस खन्ना ने जो मेजॉरिटी जज ओपिनियन था उससे सहमति व्यक्त करते हुए अपने तरफ से उन्हीं चीज़ों को जो बुनियादी ढांचे हैं नए शब्दों में उसको कलेवर प्रदान करके दिया हुआ था। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे देश में जो भी शासन व्यवस्था चलती है, जो भी स्टेट मशीनरी चलती है, जो भी कानून बनते हैं, वे संविधान के दायरे में बनते हैं। अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आपने देखा कि मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण से जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो सबने संविधान की शपथ ली। इस देश में शपथ लेना बहुत ही सैक्रोसैंक्ट पवित्र कर्तव्य माना जाता है। बहुत पहले लोग गंगा की कसम खाते थे, ईश्वर की कसम खाते थे। तो शपथ लेना कि हम संविधान को बचाएंगे, संविधान के अनुसार काम करेंगे, इस बात का अधिकार किसी को नहीं देता कि उसी संविधान को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि आपने जिसकी शपथ ली उसी से आपको शक्ति मिली। आपने संसद में देखा कि सारे एमपीज ने जो शपथ लिया वो संविधान के नाम पर लिया, और यहाँ तक हुआ कि कुछ जो विपक्ष के एमपी थे वो संविधान की किताब लहरा रहे थे, जिसको कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया होगा। संसद में भी स्पीकर साहब ने कहा कि संविधान की शपथ ले रहे हैं, किताब क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, किताब तो दिखाएंगे, क्योंकि इस किताब में जो चीज़ अंकित हैं ये केवल कागज़ नहीं है, ये भावना है, ये मूल भावना है, इस देश को बनाने की मूल भावना है। और संविधान में वो लक्ष्य निर्धारित हैं जिसे देश को प्राप्त करना है और जिसके लिए देश को आगे बढ़ना है। और जो मशीनरी है, संविधान उस मशीनरी को देता है। पार्लियामेंट क्या है? मशीनरी है। प्रधानमंत्री क्या है? मशीनरी है। कैबिनेट मंत्री क्या है? मशीनरी है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? मशीनरी है। कार्यपालिका क्या है? मशीनरी है। ब्यूरोक्रेसी क्या है? मशीनरी है। उस मशीनरी के माध्यम से उन लक्ष्यों की प्राप्ति करने की बात संविधान कहता है। यानी वो एक कानूनी दस्तावेज है और एक सामाजिक दस्तावेज भी है। सामाजिक दस्तावेज कहता है कि हमें कहाँ जाना है,
और जो मैंने कहा कि जो अनुच्छेद 13 में कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन में कानून नहीं बना सकते, वो उसके अनुसार सभी कानूनों की समीक्षा हो सकती है। लेकिन बाद के कई जजमेंट्स में बात आई कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अनुच्छेद 39 है, उसका जो 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 बी और सी जो दिया हुआ है या दूसरे अन्य दिए हुए हैं, उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए आप निश्चित तौर से फंडामेंटल राइट्स को भी कुछ चीज़ों को रद्दोबदल कर सकते हैं। परंतु कोर्ट देखेगा कि आपने जो रद्दोबदल किया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो टर्म्स दिए गए हैं, जो लक्ष्य दिए गए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए किया है, किसी अन्य कारणों से किया है। यानी कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। इसलिए संविधान की सर्वोपरिता, संविधान की सर्वोच्चता हमारे बुनियादी ढांचे का एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है, जिसे केशवानंद भारती केस ने उस साफ शब्दों में उच्चरित कर दिया। जो चीज़ें इम्प्लिसिट थी उसे उन्होंने एक्सप्लिसिट कर दिया, खोल के बता दिया। इसलिए मित्रों, संविधान सैक्रोसैंक्ट है, सैक्रोसैंक्ट है। इसको खत्म करना निश्चित तौर से इस देश के लिए बहुत ही भयानक बात होगी। यह नहीं संभव है कि इसके बुनियादी ढांचे को आप बदल दें, आप सेकुलरिज्म को बदल दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि बदल दिया जाए, या आप सेपरेशन ऑफ पावर को बदल दें, या फेडरल करेक्टर को खत्म कर दें। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप संसद में बैठे हों, आपको अधिकार नहीं दिया गया। और आप याद कीजिए कि संसद में भी ये बात कही गई कि संसद को सर्वोच्च होना चाहिए, लेकिन संसद की सर्वोच्चता हमारे संविधान का बुनियादी ढांचे का भाग नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता बुनियादी ढांचे का भाग है, क्योंकि संविधान ने ही संसद बनाया है। यानी दूसरे शब्दों में, जो नियंता है और जो बना उस नियंता के माध्यम से, वह उसे खत्म कैसे कर सकता है? ईश्वर ने अगर मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य ईश्वर को कैसे खत्म कर सकता है? अब दावा कीजिए कि हमने ईश्वर के लिए घर बना के दे दिया, मंदिर बना के दे दिया। ईश्वर तो कण कण में रहते हैं। अभी आप मनुष्य के रूप में आप कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन संविधान के रूप में आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम संविधान के खिलाफ कहीं भी बैठ करके अगर हम सरकार में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। ये केशवानंद भारती का मूल मंत्र है। इसलिए मैंने सोचा कि जो टिप्पणियां आ रही हैं, कुछ लोग ऐसा जो जानबूझ करके अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझना नहीं चाहते, या समझते नहीं, या समझबूझ कर गलती करते हैं। मसूरी एकेडमी में सज्जन कह रहे हैं, मैंने पूछा भैया तुमने कब ट्रेनिंग की थी, मुझे बताओ। तो लेकिन बताया नहीं, हो सकता देखा नहीं होगा, मतलब पत्थर मार के भाग जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो मित्र हैं समाज में, उनसे भी बचना पड़ेगा और उन्हें भी समझाना पड़ेगा, और नहीं समझे तो कहना पड़ेगा कि तुम किसको एजेंडा चला रहे हो और चलाते रहो, लेकिन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन, बुनियादी ढांचे का खात्मा कोई भी सरकार नहीं कर सकती, और करेगी तो सिविल सोसाइटी को उठ खड़े होने की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूं। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।